डियर स्टूडेंट्स, माइकलसन इंटरफेरोमीटर के इस सेकेंड पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर में फ्रिंज कैसे फॉर्म होती हैं। फ्रिंजेस के फॉर्मेशन का या फ्रिंज का शेप किस बात पे डिपेंड करता है और कितने तरीके की फ्रिंजेस माइकलसन इंटरफेरोमीटर में फॉर्म होती हैं। हर फॉर्म को हम डीप में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहां पर हमारे पास क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ये जो सेटअप है ये तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर का सेटअप है। यहां पर इतनी बात समझ में आ सकती है इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में कि ये हमारे पास मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, कॉन्वेक्स लेंस है, जो सोर्सेस से आने वाली लाइट को क्या कर रहा है, पैरेलल कर देता है। और ये पैरेलल लाइट बीम जाती है, ग्लास प्लेट जी पर पड़ती है। ग्लास प्लेट जी कैसी होती है, सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट होती है। यहां से लाइट का क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है और रिफ्लेक्शन होता है। लाइट रिफ्लेक्ट होकर के बीम फर्स्ट के फॉर्म में मिरर M1 की तरफ जाती है और ट्रांसमिटेड लाइट जो होती है वो कंपनसेटिंग प्लेट के थ्रू पास होकर के मिरर M1 की तरफ जाती है। मिरर M1 क्या होता है, मिरर M2 की तरफ जाती है। मिरर M2 जो होता है फिक्स मिरर होता है और मिरर M1 क्या होता है, मूवेबल मिरर होता है। इतनी बात समझ में आई। दोनों मिरर के पास क्या है, लेवलिंग स्क्रू होते हैं। इन लेवलिंग स्क्रू के थ्रू हम मिरर M1 और M2 के बीच में एंगल को सेट कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। यहां पे नीचे क्या होता है, यहां पे लगा होता है टेलीस्कोप और ये हमारी आई है, इससे हम देखते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि हाँ ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। अभी इस बात को पहले एनालाइज करना है कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर में फ्रिंजेस का फॉर्मेशन होता कैसे है। तो मोटा मोटा तो यही है कि फ्रिंजेस फॉर्म तब होती हैं जब लाइट रिफ्लेक्ट होके क्या करती है, लाइट रिफ्लेक्ट हो और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो इंटरफेयर करेगी तो हमें इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑब्टेन होंगी। फिर इस बात को समझेंगे कि उनका शेप कैसा होगा। तो शेप पे तो बाद में आते हैं, पहले मोटा मोटा समझ लिया जाए। देखिए, मोटी मोटी बात को समझने के लिए इस फिगर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आपको यह समझ में आए कि इंटरफेरेंस फ्रिंजेस पॉइंट O पर बनेगी कि इस रीजन में बनेगी। लेकिन यह कंफर्म है कि यहां पर एयर फिल्म इनक्लोज्ड है। कहां पर, मिरर M1 और M2 डैश के बीच में ही एयर फिल्म इनक्लोज्ड है। अब एयर फिल्म यहां पर इनक्लोज्ड है, ये कैसे पता चला? देखिए, हम डायरेक्टली जब टेलीस्कोप के थ्रू देखते हैं तो हमको मिरर M1 दिखाई पड़ता है, साथ ही साथ M2 डैश दिखाई पड़ता है। ये M2 डैश क्या है, M2 डैश मिरर M2 का वर्चुअल इमेज है। हमको मिरर M2 नहीं दिखाई पड़ता, मिरर M2 की इमेज दिखाई पड़ती है। कि कहां दिखाई पड़ती है, यहां M1 और M2 के साइड में दिखाई पड़ती है। जब यहां से हम आईज से टेलीस्कोप के थ्रू देखते हैं तो हमको यहां दिखाई पड़ता है। और ये जो डी थिकनेस होती है इसको तो हम इन लेवलिंग स्क्रू के थ्रू देते हैं। हमने यहां पर क्या किया, लेवलिंग स्क्रू के थ्रू जो मिरर M1 था इसको आगे पीछे मूव कराया। तो हमने क्या देखा, यहां हमें देखना होता है कि फ्रिंजेस फॉर्म हो जाए और क्लियर फ्रिंज दिखाई पड़े। तो मोटा मोटा अभी भी नहीं समझ में आया क्या, कि फ्रिंजेस कैसे फॉर्म हुई। तो एक लाइन में कहा जा सकता है कि जो मैंने यहां पे लिखा है कि इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर्म्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहां से हो, फ्रॉम मिरर M1 एंड M2 डैश। जब लाइट मिरर M1 और M2 डैश से रिफ्लेक्ट होके इंटरफेयर करती है तब इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनती हैं। तो क्या लाइट यहां से और यहां से रिफ्लेक्ट होती है तो फ्रिंजेस कहां बनेंगी? अभी भी डाउट हुआ ना। अगर हम इस तरह से देखें इस फिगर में कि लाइट रिफ्लेक्ट कहां से हो रही है, मिरर M1 और M2 डैश से, इसका मतलब यहां से रिफ्लेक्ट होगी, यहां से रिफ्लेक्ट होगी, तो फ्रिंज कहां बनेगी? इसमें यह डाउट है। इस डाउट को क्लियर करने के लिए ही पहले यह समझना है कि लाइट एक्चुअली में कहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है और वापस आने के बाद फ्रिंजेस बनेंगी तो यहीं पर, क्योंकि एयर फिल्म इनक्लोज्ड यहीं पर है। चलिए, इस बात को समझने के लिए मैं आपको क्या करता हूं, एक और फिगर बनाता हूं जिसमें यह क्लियर होगा कि लाइट इस सोर्स की वजह से बने हुए दो वर्चुअल सोर्सेस होंगे। इस सोर्स की वजह से, सोर्स S की वजह से दो वर्चुअल सोर्सेस बनते हैं। कहां बनेंगे, मिरर M1 और M2 डैश पर। वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, उनके बीच में सेपरेशन होगा 2D, वहां से रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद इस रीजन में आएगी। अब यहां पर होगा इंटरफेरेंस और यहीं पर बनेगी
फ्रिंजेस, फिर उनके शेप के बारे में डिस्कस करते हैं। मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो चलो, कहेंगे कुछ नहीं, पहले समझाएंगे, फिगर बनाएंगे, फिर बात करते हैं कि यहीं पर फ्रिंजेस कैसे फॉर्म हो रहे हैं। देखिए, एक साइड में टेलीस्कोप है और एक साइड में सोर्स है। तो ठीक है, सोर्स के लिए हमने क्या किया, एक लाइन में सोर्स कहीं लेना है। तो चलो मैं मान लेता हूं सोर्स हमारे पास यहां पे है। कहां पे है? यहां पे हमारे पास मोनोक्रोमेटिक ये लाइट सोर्स है, और इधर कहीं मैं मान लेता हूं हमारे पास क्या है, टेलीस्कोप है। तो टेलीस्कोप को मैंने टी लिख दिया, ठीक। और यहां सोर्स के पास मैंने ये बना दिया, ये हमारे पास सोर्स हो जाता है, ठीक। ऐसा हमारे पास सोर्स हो गया। अब इस सोर्स को एक लाइन ड्रा कर देते हैं, ठीक। एक लाइन हमने ऐसी ड्रा कर दी सोर्स के पास से जाती हुई, ऐसे हमने बना दिया। अब जरा देखिए, हमें दो पहले मिरर दिखाने हैं। कौन कौन से? M1 और M2, जिनके बीच में ऑलरेडी क्या सेपरेशन है, डी सेपरेशन है। ये हमने दिया है, किसके थ्रू दिया है? इन लेवलिंग स्क्रू के थ्रू दिया है कि हमें इस जगह पर फ्रिंजेस दिखाई पड़े जब हम यहां से देखें। तो हमने क्या मान लिया कि हमारे पास एक लाइन ये है, ठीक, और एक लाइन को हम डॉटेड बना देते हैं, ठीक है। इसको हमने बोल दिया है कि ये M2 डैश है और ये हमारे पास M1 है। दो मिरर हो गए। चलिए, अब क्या हुआ, यहां से लाइट निकली, यहां से लाइट निकली, एक लाइट गई ऊपर, क्या गई? एक लाइट गई इस जगह पे, ऐसे चली गई, और एक लाइट हमारे पास जाती है इस जगह पे चली गई। क्या हो गई? कहीं पर भी एक लाइट यहां फॉल करा दीजिए, ऐसे बना देता हूं मैं। सॉरी, इसको थोड़ा सही करना पड़ेगा। इस सोर्स से यहां पे लाइट गई ऐसे, ठीक है। अब जरा देखिए, ये लाइट इधर गई, ये लाइट इधर गई, तो इन सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के टेलीस्कोप पे पहुंचेगी। तो हमने कहा ये टेलीस्कोप पे ऐसे पहुंच रही है, इस जगह पे टेलीस्कोप पे, ये ऐसे पहुंच रही है टेलीस्कोप पे, ऐसे ये टेलीस्कोप पे पॉइंट पे पहुंच गई। तो ये लग रहा है ना कि ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर कहां से आ रही है, कहीं पीछे से आ रही है। तो इस लाइट को जरा पीछे बढ़ाइए, पीछे बढ़ाएंगे तो कैसे जाएगी? हम मान लेते हैं कि कुछ ऐसे आई लाइट, ऐसे ये लाइट यहां से कहीं रिफ्लेक्ट होकर पीछे से आ रही है। सॉरी, गंदा हो गया ये। देखिए, लाइट कहीं यहां से पीछे से आ रही है, आप सही से बनाएंगे स्केल के थ्रू तो ऐसे लाइट आएगी। ये यहां पे आप ऐसे लाइन बना दीजिए, ऐसे डॉट डॉट करके, ये ऐसे, ठीक है। ये एंगल आपको क्या लेना है? थीटा लेना है। ये थीटा हो जाएगा। देखिए, ये थीटा होगा तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। इस एंगल को भी आप थीटा ले लेंगे। चलिए, और क्या हो जाएगा? इसको भी पीछे से बना दीजिए। लग रहा है कि ये लाइन कहीं से, ये लाइट कहां से पीछे से आ रही है, ठीक है। इसको भी पीछे बढ़ा दीजिए। इसको हम पीछे लेके जाएंगे तो कहीं यहां पे ऐसे 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 लाइट, ये लाइट आ गई। तो इसका मतलब है कि ये लाइट है हमारे पास, इसको डॉट डॉट कर दीजिए ऐसे, और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास हो गया M1 और ये हो जाता है M2 डैश। यहां पर सेपरेशन कितना था? ये M1 और M2 के बीच में ये कितना? ये सेपरेशन तो हमारी तरफ से दिया हुआ था। हमने मिरर M1 को इनके लेवलिंग स्क्रू के थ्रू दिया था कि डी थिकनेस है किसके बीच में? यहां ये M1 और M2 डैश के बीच में जो थिकनेस है वो D है, ये थिकनेस है। लेकिन जो लाइट आ रही है वो कहां से आ रही है? इस सोर्स से बने हुए दो वर्चुअल सोर्सेस, कौन से? ये S1 और S2। तो यहां हो गया S1, ये हो गया S2। हमारे पास ये दो सोर्सेस हैं, यहां से लाइट आ रही है, ठीक है। ये मिरर M1 हो गया, ये मिरर M2 हो गया। तो मिरर M1 और M2 पर ही दो सोर्सेस हैं, लेकिन इस फिगर में केवल ये पोर्शन दिखाया जा रहा है। ये पोर्शन ये दिख रहा है आपको। जो दो वर्चुअल सोर्सेज हैं, कैसे हैं ये वर्चुअल सोर्सेज? जो सोर्स ऑफ लाइट, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट S से बने हैं। इस फिगर में ये पार्ट नहीं दिखाई पड़ रहा। तो लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होकर जब आती है, लाइट जब यहां से रिफ्लेक्ट होकर आती है और इस रीजन में पहुंचती है ना, यहां पर जो ये रीजन दिखाई पड़ रहा है, यहां पे इंटरफेरेंस होता है। तो इंटरफेरेंस होता है तो हमको टेलीस्कोप से देखने पर हमको यहां पर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस दिखाई पड़ती हैं। अब आपको शायद फील हो गया होगा, फिगर में ये वाली बात केवल यहां तक बनी है
इसके ऊपर की चीज यहां पर नहीं है। तो जरा देखिए लैंग्वेज में क्या लिखा जाता है। लिखा क्या गया है, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फाउंड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द मिरर M1 एंड M2 डैश। तो जो लाइट आ रही है वो M1 और M2 डैश मिरर्स के रिफ्लेक्शन से जो लाइट आती है उसकी वजह से फ्रिंजेस फॉर्म होती है। कौन सी, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर्म होती है। दिस फॉर्म्स, कौन सा, ये दिस फॉर्म अ सिस्टम इक्विवेलेंट टू एयर फिल्म इनक्लोज बिटवीन M1 एंड M2 डैश। ये क्या करता है, दिस फॉर्म अ सिस्टम इक्विवेलेंट टू एयर फिल्म इनक्लोज बिटवीन, यहां क्या होती है, एयर फिल्म इनक्लोज होती है। फिर क्या हुआ, द टू इंटरफेयरिंग बीम अपीयर्स टू कमिंग, यहां पर जो बीम है वो कहां से आती है, इस एरिया में, इस रीजन में जो बीम है वो कहां से आती हुई अपीयर्स होती है, अपीयर्स होती है फ्रॉम टू, देखिए फ्रॉम टू वर्चुअल सोर्सेज ऑफ लाइट, फ्रॉम टू वर्चुअल सोर्सेज ऑफ लाइट S1 एंड S2 विच इज डिराइव्ड फ्रॉम, देखो यहां लिखा है S1 S2 डिराइव्ड फ्रॉम सिंगल सोर्स S, इस सिंगल सोर्स S से बने हुए जो दो वर्चुअल कोहेरेंट सोर्सेज हैं, ठीक है, टू वर्चुअल सोर्सेज ऑफ लाइट है या कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट है, डिराइव्ड हुए हैं फ्रॉम अ सिंगल सोर्स हैविंग सेपरेशन बिटवीन देम इज 2D। इनके बीच में जो सेपरेशन आता है ये कितना आता है, ये आता है 2D का सेपरेशन आता है। इस 2D सेपरेशन से जब लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है और इस रीजन में इंटरफेयर करती है, इस रीजन में इंटरफेयर करती है, तो यहां इंटरफेरेंस फ्रिंजेस दिखाई पड़ती हैं जब टेलीस्कोप के थ्रू हम देखते हैं। तो लैंग्वेज में यहां तक बात हो गई है। अब ये बात समझ लीजिए कि यहां पर फ्रिंजेस का जो शेप होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना एंगल या किस एंगल पर मिरर M1 और M2 इंक्लाइंड है। इसलिए मैंने नोट में लिख दिया है, फॉर्म ऑफ फ्रिंजेस डिपेंड्स ओनली अपॉन इंक्लिनेशन ऑफ मिरर M1 एंड M2। मिरर M1 M2 के बीच में कितना इंक्लिनेशन है इस बात पे डिपेंड करता है फ्रिंजेस का फॉर्म। तो हम पहली फॉर्म की बात करते हैं, क्योंकि माइकलसन इंटरफेरोमीटर में 3 तरह की आपको फ्रिंजेस देखने को मिलेंगी। पहले माइकलसन इंटरफेरोमीटर के फर्स्ट पार्ट में मैंने यहां तक बता दिया था कि फॉर्म ऑफ फ्रिंजेस डिपेंड्स ओनली अपॉन इंक्लिनेशन बिटवीन M1 एंड M2 डैश, सॉरी M1 और M2 बताया था, डैश नहीं बताया था। और 3 तरह की फ्रिंजेस मिलती थी, जिसमें हम अब बात करते हैं पहले फ्रिंज के बारे में। ठीक है, पहले फ्रिंज के बारे में, तो यहां पे ये एंगल कितना था, थीटा था। कितना एंगल था, ये थीटा था, तो ये भी थीटा था। चलिए देखिए, अगर इन दोनों लाइट बीम के बीच में हम पाथ डिफरेंस की बात करें, तो देखिए यहां से ये बराबर है, तो जितना ये है उतना ही इस पे कट कर लिया जाए, तो यहां से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। तो देखिए इसके बाद तो ये बराबर ही होगा, इसके बाद तो ये बराबर ही होगा, जितना ये है उतना ये हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, ये T है, ये S1 है, ये S2 है, इसका कोई नाम दे दीजिए। मान लीजिए मैं दे देता हूं इसको G, क्या लिख देता हूं, G। तो ये हो जाएगा S2T और GT आपस में बराबर होंगे। ये वाला जो पार्ट मिलेगा वही होगा पाथ डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफेयरिंग बीम्स। ये पार्ट, ये क्या हो जाएगा, इतना ही हमारे पास पाथ डिफरेंस है। ये क्या है, पाथ डिफरेंस है। इसकी वैल्यू क्या होती है पाथ डिफरेंस की, वो मैं अभी आपको निकाल के दिखाऊंगा। सबसे पहले हेडिंग क्या लगाएंगे, सर्कुलर फ्रिंजेस। अब पहले ये लिखेंगे, उसके बाद सर्कुलर फ्रिंजेस आता है। तो सर्कुलर फ्रिंजेस के लिए हमें क्या लिखना होता है कि मिरर जो M1 और M2 होने चाहिए वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होने चाहिए, तभी सर्कुलर फ्रिंजेस फॉर्म होती है। तो लिखा हुआ मैंने, इफ मिरर M1 एंड M2 आर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, और क्या होगा, जब हम यहां से देखेंगे टेलीस्कोप के थ्रू आई से, व्हेन ऑब्जर्वर विल सी द इमेजेस ऑफ मिरर M1 एंड M2। ठीक है, मिरर M1 एंड M2, जब यहां से ऑब्जर्वर देखता है किसको, इमेजेस ऑफ मिरर M1 और M2 को, तो उसे क्या लगता है, उसे लगता है ये कि एन एयर फिल्म क्या होती है, यहां डायरेक्टली थ्रू द टेलीस्कोप, एंड एयर फिल्म M1 M2 डैश ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस विल बी फॉर्म्ड। तो उसे क्या दिखाई पड़ता है कि एक एयर फिल्म यहां पर क्या हो गई, यहां पर एक एयर फिल्म बन चुकी है, एयर फिल्म, यहां पर एयर फिल्म फॉर्म हो चुकी है। कैसी है, यूनिफॉर्म थिकनेस की है, जिसको हमने D बोला है, D इज द थिकनेस ऑफ एयर फिल्म। ठीक है, एंड वी ऑब्टेन द सर्कुलर फ्रिंजेस। कब सर्कुलर फ्रिंजेस यहां पर मिलेंगी, तो इन सर्कुलर फ्रिंजेस को हम दिखाएंगे ऐसे। ठीक है, यहां पे D थिकनेस है, हम यहां पे दिखा दे रहे हैं। देखो ये हमारे पास सर्कुलर फ्रिंजेस यहां पे हम दिखा दे रहे हैं, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, हम दोनों यहीं पे दिखा दे रहे हैं। ये कब पॉसिबल होगा,
ये तब पॉसिबल होगा व्हेन d इज नॉट इक्वल टू 0, और ये वाला पॉसिबल तब होगा जब d इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। दोनों दिखा देते हैं। जब d इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होता है, जब d इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, उस कंडीशन पर जब ये दोनों के बीच में m1 और m2 डैश के बीच में कुछ सेपरेशन होता है, तो उस टाइम पर, क्योंकि पहली कंडीशन तो आपने होल्ड करा दी कि m1 और m2 मिरर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो, और m1 और m2 डैश के बीच में जो एयर फिल्म बनी है उसमें कुछ ना कुछ थिकनेस है, फाइनाइट थिकनेस है, 0 नहीं है, तो उस कंडीशन पे यहां पर हमको सर्कुलर फ्रिंजेस मिलती हैं। और ये फ्रिंजेस जो होती हैं वो क्या होती हैं, ये होती हैं, इनको बोलते हैं हेडिंजर फ्रिंजेस। क्या बोलते हैं, देखो हेडिंजर फ्रिंजेस लिखा हुआ है, हमने क्या लिखा, एन एयर फिल्म इज फॉर्म्ड, यहां पे एक एयर फिल्म फॉर्म हो जाती है ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस एंड वी ऑब्टेन सर्कुलर फ्रिंजेस, जिनको हम लोग बोलते हैं हेडिंजर फ्रिंजेस या फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन। ये वाली जो फ्रिंजेस मिलती हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, हेडिंजर फ्रिंजेस बोलते हैं। ये जो फ्रिंजेस आपको दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, इनको बोलते हैं हेडिंजर फ्रिंजेस। अगर M2, M1 और M2 डैश एक दूसरे में क्या करें, एक दूसरे में कॉन्साइड कर जाएं, तो आपको यहां पर क्या है, डार्कनेस केवल दिखाई पड़ती है। क्या दिखाई पड़ती है, ओनली डार्कनेस इज सीन। आपको कोई भी फ्रिंज नहीं दिखाई पड़ती है, केवल आपको डार्कनेस दिखाई पड़ती है। कब दिखाई पड़ेगी, जब M1 और M2 कोइंसाइड करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, व्हेन M1 एंड M2 डैश कोइंसाइड। अगर दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, जब दोनों ये कोइंसाइड कर लेते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, हमको एक डार्कनेस दिखाई पड़ती है। कहां पर, इस जगह पर, इस जगह पे केवल डार्कनेस दिखाई पड़ती है ना। अगर ये दोनों क्या हो जाएंगे, तो हमको, अगर ये दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे, कौन, M1 और M2 डैश, कब, जब मिरर M1 M2 परपेंडिकुलर हो और ये एक दूसरे में कोइंसाइड कर जाए, तो सिर्फ डार्कनेस दिखाई पड़ती है। लेकिन अगर कुछ ना कुछ फाइनाइट थिकनेस है, तो इस एयर फिल्म में हमको इस तरह की, यहाँ पे इस तरह की सर्कुलर फ्रिंजेस दिखाई पड़ती है, जिनको हम लोग बोलते हैं हेडिंजर फ्रिंजेस या फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन बोलते हैं। चलिए, इतनी बात समझ में आ चुकी है। देखिए मैंने क्या लिखा, M2 डैश क्या होता है, M2 डैश इज द वर्चुअल इमेज ऑफ मिरर M2 है, मैंने लिख दिया है। लेट डी बी द थिकनेस ऑफ एयर फिल्म M1 M2 डैश, देन द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफेरिंग लाइट बीम्स। जो लाइट बीम S1 और S2 ये लाइट सोर्स से आ रही हैं, उनके बीच में कितना पाथ डिफरेंस है, उसी से मैक्सिमा और मिनिमा या ब्राइटनेस या डार्कनेस की कंडीशन आपको मिलेगी। तो जरा देखिए पाथ डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पे, तो ये ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल S1G S2, इन ट्रायंगल S1G S2। तो यहां से क्या ले लेंगे, हमको क्या चाहिए, हमको तो ये चाहिए, तो cos थीटा इक्वल टू क्या आएगा, cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये आ जाएगा S1G अपॉन S1 S2, यहां से आ जाएगा डेल्टा x, और नीचे ये आ जाएगा 2D। तो यहां से डेल्टा x हम आसानी से निकाल सकते हैं 2D cos थीटा, 2D cos थीटा। ये तो हमको पाथ डिफरेंस मिल गया है, ये हमारे पास पाथ डिफरेंस आ गया। अब हमको क्या चाहिए, कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। यहां लिख सकते हैं कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। तो ब्राइट फ्रिंजेस के बारे में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फ्रिंजेस, कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। तो पाथ डिफरेंस जो डेल्टा एक्स होता है वो होता है एल लैम्डा। यहां एल लैम्डा उठा के रख देंगे तो कितना आ जाएगा, जाके देखिए ये जो पाथ डिफरेंस आया है, क्या ये जो पाथ डिफरेंस आया है क्या इफेक्टिव पाथ डिफरेंस है, नहीं, ये इफेक्टिव पाथ डिफरेंस नहीं है। तो पहले आपको लिखना चाहिए था इफेक्टिव पाथ डिफरेंस, फिर यहां पे लिखना है डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा। तो ये पाथ डिफरेंस कैसा आया है, ये तो पाथ डिफरेंस आ गया है, लेकिन यहाँ पे जो लाइट आती है वो क्या होती है, डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होके आती है। डेंसर मीडियम से जब लाइट रिफ्लेक्ट बैक होके आती है तो उसके फेज में पाई का चेंज आता है, और उसके करेस्पॉन्डिंगली पाथ में जो चेंज आता है λ/2 का आता है। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा इफेक्टिव पाथ डिफरेंस। इफेक्टिव पाथ डिफरेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, यहां से डेल्टा पी की जो वैल्यू आएगी
वो आएगी 2d cos थीटा माइनस लेमडा बाई 2। ये हमारे पास आ गया इफेक्टिव पाथ डिफरेंस। तो ये पाथ डिफरेंस कितना होता है ब्राइट के लिए, ये होता है डेल्टा पी। डेल्टा पी इक्वल टू एन लेमडा होता है। तो यहां से हम ये कंडीशन होल्ड करा देंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहां से हमको मिल जाता है 2d cos थीटा माइनस लेमडा बाई 2 इक्वल टू एन लेमडा। ये उधर जाएगा तो क्या आएगा 2d cos थीटा इक्वल टू एन लेमडा, उधर ले जाएंगे तो यहां से हो जाएगा 2n+1 लेमडा बाई 2। देखिए लेमडा बाई 2 उधर लेके जाएंगे तो लेमडा बाई 2 कॉमन कर लेंगे। लेमडा देखिए ये लेमडा बाई 2 कॉमन कर लेंगे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड हो गया। इसका मतलब है कि हमने यहां से समझ लिया कि 2n+1 लेमडा बाई 2 आ जाता है ये। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिलेगा, या यहां मैं कर देता हूं। देखिए यहां कितना आया 2d cos थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा उधर गया था एन लेमडा प्लस लेमडा बाई 2। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2n+1 लेमडा बाई 2 कॉमन हो गया, यही आ गया। तो ये कंडीशन किसकी होती है, ये जो कंडीशन आई है ये होती है ब्राइटनेस की। सॉरी, तो यहां क्या आएगा, वेरी सॉरी, तो यहां पे क्या आएगा कंडीशन फॉर, अगर मैं मिनिमा लिखूं, क्या लिखूं कंडीशन फॉर मिनिमा, तो मिनिमा के लिए क्या आ जाता है, मिनिमा के लिए सिर्फ एक लाइन लिखनी है, कंडीशन फॉर मिनिमा। मैं लिखता हूं कंडीशन फॉर मिनिमा। मिनिमा लिखिए या फिर डार्क लिख दीजिए, डार्क फ्रिंजेस। डार्क फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस की बात करता हूं तो क्या आएगा, जो इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस डेल्टा पी की वैल्यू होती है वो होती है 2n-1 लेमडा बाई 2, ये आ जाता है। तो यहां से अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो यहां क्या लिखा जा सकता है, डेल्टा पी की वैल्यू हमको पता है ये 2d cos थीटा माइनस लेमडा बाई 2 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ n लेमडा आएगा माइनस लेमडा बाई 2 हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो लेमडा बाई 2 कैंसिल हो जाएंगे तो 2d cos थीटा इज इक्वल टू आ जाता है n लेमडा। दिस इज द कंडीशन फॉर, ये हो गई डार्क के लिए कंडीशन और ये हो जाती है ब्राइट के लिए कंडीशन। तो एक बार मैं इसको सर्किल कर दे रहा हूं, देखो इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट में कर दे रहा हूं। ये हमारे पास किसके लिए है, डार्क के लिए है, ये डार्क के लिए है। और ये हमारे पास कौन सी कंडीशन आई है, ये हमारे पास आ चुकी है, ये हमारे पास आ चुकी है ब्राइट के लिए। किसके लिए है, ब्राइट की कंडीशन है, ये मैंने ब्राइट के लिए लिख दिया है। यहां पे हमारे पास 2 था, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग क्या बात करते हैं, देखिए सर्कुलर फ्रिंजेस हो गई हैं, अब हमें बात करनी है लोकलाइज्ड फ्रिंजेस के बारे में। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बात करें लोकलाइज्ड फ्रिंजेस। फ्रिंजेस कैसे फॉर्म होती हैं, तो देखिए लोकलाइज्ड फ्रिंजेस के लिए कंडीशन क्या होगी, सर्कुलर के लिए तो हम बात कर चुके हैं। सर्कुलर में M1 और M2 कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर एग्जैक्टली होने चाहिए। लोकलाइज्ड फ्रिंजेस के लिए हमारे पास मिरर जो M1 M2 होंगे वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर नहीं होंगे, दोनों मिरर कैसे होंगे, इनक्लाइंड होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो लेवलिंग स्क्रू हैं इनकी हेल्प से हम मिरर M1 और M2 को क्या करेंगे, मिरर और M1 M2 के बीच में कुछ एंगल ला देंगे। जब कुछ एंगल ला देंगे तो M1 और M2 के बीच में, M1 और M2 डैश के बीच में जो फिल्म इनक्लोज होगी वो वेरिंग थिकनेस की होगी। जो वेरिंग थिकनेस की फिल्म फॉर्म हो जाएगी M1 और M2 डैश के बीच में, तब हमें मिलती हैं लोकलाइज्ड फ्रिंजेस। अब लोकलाइज्ड फ्रिंजेस का शेप कैसे होगा उसको समझ लेते हैं। तो लिखा क्या गया है, व्हेन मिरर M1 and M2 are not exactly perpendicular, that is mirror M1 and M2 dash are inclined हो जाएंगे, किसी एंगल पे inclined होंगे, वो लेवलिंग स्क्रू के थ्रू हम कर लेंगे। Then air film of varying thickness is enclosed between M1 and M2 dash, और उस वेरिंग थिकनेस की जो फिल्म है जो फॉर्म हुई है M1 और M2 डैश के बीच में, उसे बोलते हैं वेज शेप्ड फिल्म। क्या बोलते हैं, वेज शेप्ड फिल्म। बना के दिखाते हैं आपको। और इन सच फिल्म, मतलब जो वेज शेप्ड फिल्म है उसमें जो फ्रिंजेस मिलती हैं उनको हम बोलते हैं लोकलाइज्ड फ्रिंजेस। तो वेज शेप्ड फिल्म में जो फ्रिंजेस फॉर्म होती हैं उनको बोलते हैं लोकलाइज्ड फ्रिंजेस। जरा देखिए, जैसे ये हमारे पास M1 है, ठीक है,
हमने क्या किया, यहां पर बना दिया है, हमने यहां पर क्या कर दिया है, ये मिरर M2 कर दिया है। ये मिरर M2 को इंक्लाइन कर दिया है, या मिरर M1 को हम ऐसे, मिरर M2 को ऐसे इंक्लाइन कर देते हैं, ये कर दिया। हमने इनके बीच में ऐसे एंगल बना दिया, ठीक, ऐसे एंगल बना दिया, ये एंगल इस तरह बन जाता है। या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ये इंक्लाइन कर दिया, या इंक्लाइन ऐसे कर सकते हैं। देखिए, इसमें ऊपर इंक्लाइन कर दिया है, इसमें नीचे इंक्लाइन कर दिया है, इसमें ऊपर इंक्लाइन किया है, इस वाले में नीचे इंक्लाइन किया है, और यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां पे हम ऐसे कर सकते हैं इसको। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया M2 डैश, ये हो गया M2 डैश, ये हमारे पास M2 डैश, ये हमारे पास क्या है, M2 डैश। इसको मैंने लिखा है M2 डैश, ये हमारे पास M2 डैश है। अब इनके बीच में फिल्म कैसे बनती है, जरा देखो, इनके बीच में फिल्म कैसे बनेगी। इनके लिए अगर मैं बनाना चाहूं तो ये फिल्म बनेगी ऐसे, ऐसे। मतलब क्या है, इसके लिए जो फिल्म का जो पैटर्न होगा, या इनके लिए जो फिल्म का पैटर्न होगा, वो यहां पे दिखाया जाएगा ऐसे। यहां इनके लिए फिल्म का पैटर्न कुछ ऐसे होगा, वो इस बॉक्स में दिखाया जाएगा। जैसे ये कट कर रही हैं, एग्जैक्टली कट कर रही हैं, ठीक है, तो इनका मतलब क्या होगा, यहाँ पे डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस आपको मिलेंगी। जैसे मैंने बना दिया, क्या मैंने डार्क और ब्राइट बनाना है, तो हमने ऐसे ले लिया, ये बनाया डार्क, सॉरी, और ये बना दिया मैंने फ्रिंजेस। डार्क ब्राइट फ्रिंजेस आपको मिलती हैं, तो मैं इन्हीं के पीछे बना दे रहा हूं, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट। तो ये डार्क ब्राइट स्ट्रेट फ्रिंजेस मिल गई आपको यहां पर। कैसे मिल गई, स्ट्रेट फ्रिंजेस मिल जाती हैं। अब बात करिए उस साइड के किनारे के लिए, तो कैसी फ्रिंजेस बनेंगी जाके, देखिए यहां पे जो फ्रिंजेस बनेंगी वो कैसे बनेंगी, इधर का शेप देखिए, इधर का फेस शेप इधर ज्यादा है, और यहाँ पे थिकनेस क्या है, इसमें इस साइड की थिकनेस ज्यादा है। जिधर थिकनेस ज्यादा होती है वहां से शुरू करिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या फिल्म बनेगी आके, ऐसे, इसको ऐसे बनाएंगे आप, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट ऐसे बनाते चले जाएंगे। इधर कैसे बनाएंगे जाके, इस वाले में, इसमें इधर से शुरू करेंगे, यहाँ ऐसे बनाएंगे, यहाँ ऐसे बनाएंगे। इस तरह से डार्क ब्राइट और डार्क ब्राइट आपको फ्रिंजेस मिल जाएंगी। तो डार्क ब्राइट बनाना है तो क्या करना है, ऐसे ही आप डार्क ब्राइट कर दीजिए, तो ये आपको डार्क ब्राइट मिल जाता है। यहां पे डार्क ब्राइट इस तरह के फ्रिंजेस आपको मिलने शुरू हो जाती हैं। तो आपको ये लोकलाइज फ्रिंजेस बनाने का पैटर्न आपको समझ में आ गया। जिधर इनका शेप बड़ा, देखिए इधर थिकनेस ज्यादा है, तो आप इस साइड से शुरू करेंगे ऐसे, ठीक है, इस साइड से, जिधर शेप ज्यादा बड़ा है। जैसे इस साइड से शेप ज्यादा बड़ा हुआ है, तो इस साइड से शुरू करेंगे ना, तो आप यहां से शुरू करते हुए चले जाएंगे, तो ये आपको शेप बनाना आ जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाइट लाइट फ्रिंजेस क्या होती हैं। व्हाइट लाइट के लिए भी कंडीशन यही होती है कि मिरर जो M1 और M2 होते हैं वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, और एक कंडीशन होती है कि व्हाइट लाइट को रिप्लेस कर दिया जाता है, मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट को व्हाइट लाइट से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो जो सेंट्रल फ्रिंज होती है वो डार्क होती है। देखिए क्या लिखा है, व्हेन मिरर M1 एंड M2 आर नॉट एग्जैक्टली परपेंडिकुलर एंड मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिप्लेस्ड बाय व्हाइट लाइट, देन सेंट्रल फ्रिंज कैसे मिलती है, देन सेंट्रल फ्रिंज इज फाउंड टू बी डार्क। और उसके चारों ओर क्या होगा, जो सेंट्रल फ्रिंज होगी डार्क होगी, और ऑल अराउंड इट क्या होगा, देयर इज 8 to 10 कलर फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड। मतलब कुछ यहां पर ऐसा होगा, यहां पर जैसे ये जो सेंटर फ्रिंज मिलेगी वो कैसे मिलेगी, डार्क मिलेगी। ये सेंटर फ्रिंज आपको डार्क मिल रही। इसके ऑल अराउंड क्या मिल रहा है, इसके ऑल अराउंड 8 to 10 कलर फ्रिंजेस मिलती हैं। कैसे मिलती हैं, 8 to 10 कलर फ्रिंजेस मिलती हैं, ऐसे कलर फ्रिंजेस मिल जाती हैं, 8 to 10 कलर फ्रिंजेस मिलती हैं। और क्या मिलता है, एंड बियॉन्ड दैट व्हाइट लाइट इज सीन। इसके बगल में और इसके अराउंड क्या मिलेगा, केवल व्हाइट लाइट आपको सीन होगी। क्यों मिलेगी व्हाइट लाइट, क्योंकि ओवरलैपिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे कलर जो होते हैं ना, कलर की ओवरलैपिंग, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, जो व्हाइट लाइट होती है उसमें 7 कलर्स होते हैं। अब 7 कलर्स में क्या होता है, उनकी ओवरलैपिंग की वजह से हमको सिर्फ 8 to 10 फ्रिंजेस के बाद में सिर्फ व्हाइट लाइट ही नजर आती है। तो ये ओवरऑल हो गया सर्कुलर फ्रिंजेस के बारे में। और फिर हमने डिस्कस किया लोकलाइज फ्रिंजेस कैसी होती है। लोकलाइज फ्रिंजेस में हमने
बात कर लिया है स्ट्रेट फ्रिंजेस आती हैं, ठीक है, स्ट्रेट फ्रिंजेस हो गई हैं, उनका कुछ ऐसा भी शेप होगा जाएगा, हाइपरबोलिक हो जाएगा, ठीक। कैसे किस कंडीशन पे बनाते हैं, जब ये दो कंडीशन ऐसी होती हैं जहां पर मिरर M1 और M2 एग्जैक्टली परपेंडिकुलर ना हो, ठीक है। इस वाले में किसी एंगल पे इंक्लाइंड होंगे और सर्कुलर के लिए कंडीशन है दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, मतलब एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होंगे। इसमें परपेंडिकुलर ना हो लेकिन मोनोक्रोमेटिक लाइट को व्हाइट लाइट से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो करेंगे तो क्या होगा, जो सेंट्रल फ्रिंज मिलती है वो परफेक्टली डार्क मिलती है और उसके अराउंड 8 to 10 फ्रिंजेस जो होती हैं वो कलर्ड मिलती हैं और बाकी क्या होती है, व्हाइट लाइट सीन होती है। यहाँ पे व्हाइट लाइट सीन होती है, क्यों, क्योंकि डिफरेंट कलर ओवरलैप कर जाते हैं। तो स्क्रीन को पॉज करके इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए।